हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के होते हैं और उनका क्या शेप साइज और होता है, वो कहाँ पाया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को देख चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वह किस आधार पर हम उसको बांटते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग लेयर के आधार पर बांटते हैं। जब एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर का होता है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, जबकि एक से ज्यादा लेयर का होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो उसके आधार पर फिर उसको शेप के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो जितने भी तरह के एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या शेप होता है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनको हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं, उसमें क्या है कि जो सबसे पहला टाइप होता है, लेयर के आधार पर जब हम बांटते हैं तो दो भागों में, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को जब हम शेप ऑफ सेल के आधार पर बांटते हैं तो जो पहला टाइप होता है वो होता है स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू किसको कहते हैं। तो अब क्या है कि ये टिश्यू फ्लैट होता है, यानी कि इसके सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट और रेक्टेंगुलर होते हैं। और फिर क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी फ्लैट होता है और बीच में पाया जाता है, सेल के बीच में पाया जाता है। और स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये टाइल्स के तरह का दिखता है, टाइल्स के तरह का दिखता है। जैसे किसी फ्लोर पर टाइल्स बिछा हुआ रहता है उसी तरह का स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू दिखता है। और स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के सरफेस जो होते हैं उस पर न सीलिया पाया जाता है ना ही माइक्रोविला पाया जाता है, तो वो प्लेन होते हैं, स्मूथ होता है। तो अब क्या है कि इस तरह के ये होते हैं। यदि हम लोग इसको बनाए तो ये नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और इस तरह के सेल्स फ्लैट होंगे और बीच में न्यूक्लियस, इस तरह के सेल्स होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के। ठीक, तो अब क्या है कि ये टिश्यू हमारे शरीर में कहां पाया जाता है, यानी कि इसका पोजीशन क्या होता है। ये सेल है और ये जिस पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो नॉन लिविंग लेयर होता है वो है। तो कहां कहां हमारे बॉडी में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है वो देखेंगे। एल्वुली में पाया जाता है, तो क्या काम करता है वो भी देख लेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम होता है। तो एल्वुली में स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है और वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। बॉमेंस कैप्सूल में पाया जाता है। बॉमेंस कैप्सूल हो गया किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है बॉमेंस कैप्सूल, जहां पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिसके कारण यूरिन का निर्माण होता है, तो उसमें मदद करता है। इसके अलावे ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसको इंडोथेलियम कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स में जो लेयर है उसको हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं। मीजोथेलियम कहलाता है जब सीलोम में पाया जाता है, तो उसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। इसके अलावे ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी पाया जाता है। जब सीलोम में है तो हो गया मीजोथेलियम, और हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो किसके रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज, जो कंपोनेंट रीनल ट्यूब्यूल्स में जाता है, नेफ्रॉन के और दूसरे पार्ट में जाता है, तो उसमें यूजफुल मटेरियल भी पाए जाते हैं। तो उसी का रीअब्जॉर्प्शन होने में यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये मदद करता है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है जिसका इस तरह का शेप होता है, और ये पोजीशन होता है, कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू था इससे पहले। अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कि ये क्या होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से ही है कि इसका शेप जो है वह क्यूब के तरह होगा। तो सेल का शेप जो है वह कैसा होता है? क्यूब के तरह, क्यूब लाइक होता है, और न्यूक्लियस जो है वह भी सेंटर में होता है। न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस राउंडेड होता है। स्क्वामस में क्या था कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता था और फ्लैट न्यूक्लियस था, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, इसका न्यूक्लियस राउंडेड होता है, यानी कि गोल न्यूक्लियस होता है जो पाया जाता है। अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू को सेल के फंक्शंस के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इनको कहते हैं। ये 4 जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स होते हैं। तो अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि ये सीलिएटेड में क्या है कि नाम से ही पता चलता है कि सेल में सीलिया होगा। तो सीलिया कहाँ पाया जाएगा? सारे सेल्स ट्यूब लाइक होंगे, कोई डॉट इसमें नहीं है। लेकिन सीलिया जो है उसके फ्री सरफेस पर, यानी कि इस तरह का यदि सेल है, इस तरह का सेल है, इस सरफेस पर सीलिया पाया जाएगा। तो इस तरह से ये सीलिएटेड होता है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके फ्री सरफेस पर सीलिया पाया जाएगा, इसीलिए ये सीलिएटेड है। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का शेप किस तरह का हो गया? अब है क्या कि सीलिएटेड पाया कहां जाता है? तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल, ध्यान दीजिएगा कि क्यूबॉइडल में भी सीलिएटेड होता है और फिर कोलमनर में भी सीलिएटेड होता है। तो दोनों अलग अलग जगह पाया जाता है, दोनों का अलग अलग शेप होता है। इसलिए कौन सा सीलिएटेड है ये ध्यान में रखने वाली बात होती है
तो ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल है जो नेफ्रॉन के कुछ भाग में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये पाया जाता है। तो उसका काम क्या है कि जब नेफ्रॉन में होता है तो जो फिल्ट्रेट होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसके मूवमेंट में मदद करता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जब पाया जाता है तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके मूवमेंट में ये मदद करता है। तो ये काम हो गया सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का टाइप, वो है पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें क्या है कि नाम ही है पिगमेंटेड, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, पिगमेंट पाया जाएगा। पिगमेंट कौन सा होगा, तो मेलानिन पिगमेंट होगा, या और जो भी पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो पिगमेंट पाया जाता है। तो पिगमेंटेड कहने का मतलब हो गया कि वहां उसमें पिगमेंट पाया जाता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में पिगमेंट पाया जाता है, तो उसको पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब क्या है कि ये पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आंख में, कॉर्वाइड और रेटिना में पाया जाता है। तो आंख में, कॉर्वाइड और रेटिना में पाया जाता है, तो उसका काम हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिससे हमको देखने में मदद मिलती है। तो ये पिगमेंटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। हम कलर जो देखते हैं वो इसी के कारण हमको दिखता है। तीसरा टाइप है जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जर्मिनल मतलब हो गया कि उसके जो सेल्स हैं जर्मिनल नेचर के होंगे। जर्मिनल नेचर कहने का मतलब हो गया कि वो गेमिट का निर्माण करता है। मियोसिस के बाद वो सेल गेमिट का निर्माण करेगा, और जो सेल गेमिट का निर्माण करता है वो सीधा सा बात है कि टेस्टिस और ओवरी में ही पाया जाएगा। तो जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू टेस्टिस और ओवरी में पाया जाता है और गैमीट का निर्माण करता है मियोसिस के बाद। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू गैमीट का निर्माण करता है। तो इस दोनों में क्या होता है कि न सीलिया पाया जाता है न माइक्रोविला पाया जाता है, इसलिए ये दोनों सेल्स एक सिंपल क्यूबॉइडल होता है। यदि हम इसको मिटा दें सीलिया को तो वो पिगमेंटेड और जर्मिनल हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये पिगमेंटेड हो गया या जर्मिनल हो गया। तो कहां पाया जाता है इसके आधार पर। और चौथा है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब हो गया उसके सरफेस पर माइक्रोविला पाया जाएगा। माइक्रोविला हो गया, विली जो होता है उससे छोटा छोटा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाखों की संख्या में होते हैं वो माइक्रोविला होता है। तो वो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी कहने का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये नेफ्रॉन में ये भी पाया जाता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल में मदद करता है। तो ये भी रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है और ब्रश बॉर्डर और नजदीक नजदीक होता है छोटा छोटा। तो ये हो गया ब्रश बॉर्डर। काफी छोटे छोटे होते हैं बिली, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिसके कारण जो यूजफुल मटेरियल है वह ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होता है नेफ्रॉन का पार्ट, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, वो क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू
कितने तरह के होते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं? तो सीधा सा बात है कि कॉलमनर मतलब हो गया कि कॉलम लाइक सेल्स, यानी कि लंबा लंबा पिलर लाइक सेल्स होगा। इस तरह से पिलर लाइक सेल्स होगा और इसके न्यूक्लियस जो है वह बेसल इन पोजीशन, यानी कि नीचे की तरफ जहां उसका बेस होगा उस जगह पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो राउंडेड होते हैं। तो अब क्या है कि कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी 5 तरह के होते हैं। सेल्स क्या काम करता है उसके आधार पर। तो कौन कौन होते हैं? तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है। इससे पहले वाला जो था वो सीलिएटेड क्यूबॉइडल था। ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, यानी कि इसमें सीलिया हो गया तो ये सीलिएटेड कॉलमनर हो गया। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया। यदि सीलिया पाया जाता है तो जो क्या करता है, ओवम के और जायगोट के मूवमेंट में मदद करता है। जब ओव्यूलेशन के बाद ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसको यूट्रस की तरफ धकेलने में ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू मदद करता है जो फैलोपियन ट्यूब के इनर वॉल पर पाया जाता है। तो इस तरह से सीलिएटेड कॉलमनर होता है। सेंसरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नाम ही है सेंसरी, यानी कि सेंसेशन से रिलेटेड होगा। तो सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, उसके बीच में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फिर कॉलमनर सेल्स होते हैं। तो एक साइड फ्री होता है और एक साइड न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है। तो ये जो है ये न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं, ये न्यूरॉन्स हो गया। तो जो न्यूरॉन्स है एक तरफ से सेंसेशन ग्रहण करता है फिर दूसरे तरफ तक पहुंचाता है, तो वो सेंसरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। तो इस तरह से सेंसरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है और ये पाया जाता है नेजल चैम्बर, यानी कि ये नाक का जो चैम्बर है अंदर का उसमें जीभ पर। तो क्या करता है, स्मेल के में मदद करता है, स्मेल को पहचानने में, रिकॉग्नाइजेशन में, और टेस्ट के रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है। तो ये सेंसरी एपिथेलियम टिश्यू होता है जो सेंस उसमें मतलब न्यूरॉन्स पाया जाता है। तीसरा है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो नाम से यह है कि वो ग्लैंड के तरह काम करता है। तो कौन सा ग्लैंड होता है? तो जो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं, जो एक्चुअल में ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं। म्यूकस ग्लैंड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं वो एक्चुअली में ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं। तो वो इस तरह से सेल्स है और बीच में इस तरह सेल है और ये हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये म्यूकस सिक्रीट करता है। जो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है और वो म्यूकस क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, फूड को आसानी से मूवमेंट में मदद करता है। तो पाया कहां जाता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ताकि वहां ज्यादा मात्रा में म्यूकस रिलीज हो और फूड को लुब्रिकेट करे, फूड के साथ मिक्सअप हो जाए और उसके इजी मूवमेंट में मदद करे, ताकि पेरिस्टालसिस जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके कारण आसानी से भोजन स्टोमक से इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। तो ये ग्लैंडुलर का काम होता है। इसके बाद ब्रश बॉर्डर होता है। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब ही होता है कि उसके सरफेस पर माइक्रोविला होगा। जब माइक्रोविला पाया जाएगा तो वो ब्रश बॉर्डर हो गया।
तो इस तरह से ब्रश बॉर्डर होता है। तो विलाय का काम ही होता है एब्जॉर्प्शन करना। माइक्रोविलाय एब्जॉर्प्शन के सरफेस को बढ़ा देता है। तो ये पाया कहां जाता है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। वहां क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि फूड एंड वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये काम होता है ब्रश बॉर्डर्ड कोलोनर एपिथेलियल टिश्यू का। इसके बाद आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये कुछ अलग तरह का सेल्स होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ये अलग तरह का सेल्स होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। नाम ही है स्यूडो। स्यूडो का मतलब हो गया फॉल्स। स्यूडो मतलब फॉल्स, यानी कि वो नहीं है। तो जो लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब हो गया मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर लेकिन फॉल्स, यानी कि ये टिश्यू जो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोनर एपिथेलियल टिश्यू, ये होता है एक्चुअल में सिंगल लेयर, लेकिन दिखता है डबल लेयर। इसीलिए इसको हम लोग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक लार्जर सेल्स होते हैं और एक स्मॉलर सेल्स होते हैं। लार्जर सेल्स पर सीलिया पाया जाता है इस तरह से। इस तरह से ये हो गया, और ये जो है ये भी सेल्स है। और इस लार्जर सेल पर सीलिया पाया जाएगा, सिर्फ लार्जर सेल पर। सीलिया प्रेजेंट ऑन ओनली लार्जर सेल, ओनली ऑन लार्जर सेल। जो बड़ा सेल है सिर्फ उस पर सीलिया पाया जाएगा। तो जो ये स्मॉलर सेल है वो दिखने से लगता है कि इस बड़े सेल के पीछे छुपा हुआ हो, जबकि एक्चुअल में उसके बीच में ही पाया जाता है। तो चूंकि उस तरह का दिखता है इसीलिए हम लोग इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। चूंकि सिंगल लेयर होते हुए भी मल्टी लेयर्ड की तरह दिखता है। पाया जाता है ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंका में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंका में ये पाया जाता है। और करता क्या है, तो जो कभी कभी डस्ट पार्टिकल यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया या कोई अनवांटेड पार्टिकल चला गया तो उसको बाहर की तरफ, इसका सीलिया जो है वो उसको बाहर की तरफ बीट करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है जो तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उसको, कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार, नंबर ऑफ लेयर के आधार पर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू अलग होता है, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं वो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में क्या हो गया, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल होगा, एक से ज्यादा लेयर होगा, लेकिन हमेशा जो लोअर मोस्ट लेयर होगा सिर्फ यही प्रेजेंट रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेयर अलग अलग बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होगा, केवल लोअर मोस्ट लेयर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाएगा। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मेनली वहां पाया जाता है जहां वियर एंड टियर, जहां सेल्स टूटते और बनते रहते हैं उस जगह पर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है।
अब क्या है कि कुछ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में केराटिन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। तो वियर एंड टियर में होता है तो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एक्सोस्केलेटन का निर्माण करता है। तो केराटिन जमा होने के कारण ये हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने के बाद ये बनाता है हॉर्न, हूफ, स्किन, हार्ड स्किन जो है वो, हेयर, नेल, ये सब जो है ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू ही होता है। तो अब क्या है कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू भी दो तरह के होते हैं। किसके आधार पर? तो नंबर ऑफ लेयर्स एंड स्ट्रेचिंग एबिलिटी, कितने लेयर्स होते हैं और वो स्ट्रेच हो सकता है कि नहीं, इसके आधार पर दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रेटिफाइड होता है और एक ट्रांजिशनल होता है। यानी कि स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ये दो तरह के होते हैं। अब क्या है कि स्ट्रेटिफाइड जो है यह 5 से 8 लेयर का होता है, यानी कि इसमें सेल्स के लेयर 5 से 8 लेयर होंगे और केवल लोअर मोस्ट लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होगा। स्ट्रेटिफाइड में ही केराटिन जमा होता है, ट्रांजिशनल में केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड में ही एपिथेलियम टिश्यू में केराटिन का डिपोजिशन होता है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड भी 4 तरह के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? तो इसका अपर मोस्ट लेयर जो है वह किस तरह के सेल से होता है। यदि सबसे ऊपर वाला सेल स्क्वामस होगा तो स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होगा। क्यूबॉइडल होगा तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होगा। कोलमनर होगा तो कोलमनर होगा, सिलिएटेड कोलमनर होगा तो सिलिएटेड कोलमनर होगा। तो ये होता है कि अपर मोस्ट लेयर जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसके आधार पर ये हम बांटते हैं। तो ये जो हेयर है, हूफ है, स्किन है, हेयर, ये और नेल, ये सब हो गया। जो एपिडर्मिस होता है स्किन का सबसे बाहर वाला, वो बनाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। हार्ड हो गया, ये सब होते हैं। स्ट्रेचिंग एबिलिटी जो है कम पाया जाता है इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी कम पाया जाता है। ये हो गया कि ये सब का निर्माण करता है, ये सब यही हो गया स्ट्रेटिफाइड ही। इसके अलावे एपिडर्मिस जो है वो बनाता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, उसका निर्माण करता है। जबकि ट्रांजिशनल जो है ये 3 से 5 लेयर के सेल होते हैं और इसमें जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है। यानी कि हम उसको खींच करके लंबा कर सकते हैं, वो स्ट्रेच हो सकता है। तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो। तो ये पाया कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, पेल्विस में। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन जमा होता है तो वो स्ट्रेच होता है, फैलता है, तो वहां पर ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एक बात है कि यदि वहां सिंपल टिश्यू होगा तो वो टूट जाएगा, तो इसीलिए कंपाउंड टिश्यू पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। लेकिन वो ट्रांजिशनल होता है जिसके कारण उसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होता है तो वो फैलता है, तो इसीलिए वहां पेल्विस रीजन में चाइल्ड बर्थ के समय पेल्विस भी फैलता है, तो इसलिए वहां भी ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इस तरह से ये एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स हैं,
उसके स्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर्टीज है, कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सबको अलग अलग इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पिछले वीडियो का जो एपिथेलियल टिश्यू का पिछला वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसको भी जरूर देखें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।